नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको अपवाह के बारे में पढ़ाऊंगा। जो हमारा कक्षा 9 का पाठ 3 भूगोल का चैप्टर है अपवाह, उसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम अपवाह का अर्थ क्या होता है या अपवाह की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों देखिए, सब पहले अपवाह हमारा जो कक्षा 9 का तीसरा लेसन है अपवाह, उस पाठ की रूपरेखा क्या है सबसे पहले, यानी पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे भारत में अपवाह तंत्र, पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में अपवाह तंत्र। दूसरा हिमालय की नदियाँ, तीसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, चौथे हैं झीलें तथा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व और नदी प्रदूषण। ये हमारे इतने महत्वपूर्ण जो 6 बिंदु दिए गए हैं, ये पाठ की रूपरेखा के आधार पर इसमें सम्मिलित हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपवाह, भारत में अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपवाह का अर्थ क्या होता है, यानी अपवाह का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं अपवाह या प्रवाह, चाहे आप अपवाह कहिए या इसे प्रवाह भी कह सकते हैं। तो अपवाह या प्रवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों का ढांचा बना हुआ होता है। तो अपवाह जो तंत्र होता है वह किसी क्षेत्र के नदी तंत्र, तंत्र माने होता है ढांचा नदियों का, तो उसकी व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न दशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि यदि आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो उस मानचित्र में ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं छोटी छोटी जल के रूप में खिंची होती हैं, और वो पूरे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से खिंच करके आकर के फिर एक स्थान पर मिल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। यानी जो हमारी सहायक नदियां, आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी सहायक नदियां आती हैं और वो आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, या उनसे एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे समुद्र या महासागर या झीलों में होता है। तो देखिए, अपवाह का अर्थ होता है बहना, यानी ऊपर की ओर से नीचे ढाल की ओर बहना। तो अपवाह शब्द एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र यानी नदियों का ढांचा। जैसे आप कह सकते हैं कि कई नदियां ऊपर से बह करके आती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों से बह करके और अंत में आकर के वो सब एक नदी में, यानी एक बड़ी नदी के में सम्मिलित हो जाती हैं, और यह नदी मिल करके बहती हुई जाती है और किसी झील में या किसी महासागर में मिल जाती है। तो इसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र, यानी नदियों का बहने का ढांचा या क्रम, इसे ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अब समझ में आई बात। इसीलिए इसमें कहा गया कि अपवाह या प्रवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी ये जो नदियों का तंत्र होता है, ये ढांचा, जो नदियाँ बहती हैं, कई यहाँ पर पहाड़ हो जाता है, इसके बीच से रह के ये नदियाँ निकलती हैं, ये बह करके, ठीक है, तो ये हमारा तंत्र हो जाता है, नदी तंत्र। उसके यानी भारत के मानचित्र में, यानी भारत का मानचित्र आप लोगों ने देखा होगा, यदि उसमें देखते हैं तो उसमें जिस मानचित्र में नदियों की व्याख्या की जाती है, तो उसमें देखिए कई छोटी छोटी रेखाएं नदियों के रूप में खिंची होती हैं और वो अंत में जाकर के एक नदी, बड़ी नदी के में मिल जाती हैं। तो इसे हम, जो वह बड़ी नदी में मिल जाती हैं और बड़ी नदी अंत में जाकर के किसी झील या महासागर में मिल जाती है, तो इसे हम नदी तंत्र कहते हैं, नदियों का बहने का क्रम या ढांचा कहते हैं। अब समझ में आई बात। अब देखिए, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें तथा इसे खुद भी ध्यान से कई बार पढ़ें जब तक यह याद ना हो जाए। तो सबसे पहले, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अपवाह द्रोणी क्या है। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी, और अमेजन नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। तो नदी तंत्र, देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक, जो नदी का तंत्र होता है, इसके लिए मैंने एक आपके सामने चित्र बना रखा है, काल्पनिक चित्र। देखिए, जो नदियों का तंत्र होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नदियों का तंत्र होता है, देखिए, तो इसके प्रवाहित होने के लिए, जैसे ये हमारा पठार हो जाता है, पहाड़ी भाग हो जाता है, इसको प्रवाहित होने के लिए देखिए इसके बीच से जो मार्ग बन जाता है, यानी पहाड़ों के बीच से जो मार्ग बन जाता है और अंत में ये समतल भूमि पर जाकर इधर उधर कई धाराओं में बट जाती हैं, तो ये हमारा नदी तंत्र कहलाता है। या और ये जो इसका जल विभाजक क्षेत्र होता है, यानी यह जो पहाड़ होते हैं
जो इनके मार्ग में नदियाँ, यानी इन पहाड़ों को काट कर जो नदियाँ मार्ग बनाती हैं, तो ये जो ऊंचे हुए उभरे हुए भाग बन जाते हैं ये, जिसको आप अपवाह द्रोणी या जल विभाजक क्षेत्र केंद्र कह सकते हैं। अपवाह द्रोणी या जल विभाजक केंद्र इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नदियाँ निकलती हैं तो उसके बीच में जो ऊंची, जैसे आप कह सकते हैं कि खेतों में जल रोकने के लिए मेड़बंदी की जाती है। तो मेड़बंदी क्यारियाँ यानी खेतों में क्यों बनाई जाती हैं? जल को रोकने के लिए, जल का विभाजन करने के लिए फसलों में क्यारियाँ बनाई जाती हैं कि जहाँ पर चाहें वहाँ पर जल आसानी से चला जाए। तो इस प्रकार जो पहाड़ होते हैं उसमें से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो जहाँ पर पहाड़ों को काटती हुई, रास्ता बनाती हुई, ढाल पाती वहीं पर बहती हुई चली जाती हैं। शेष ऊपरी भाग उसका जल विभाजक केंद्र, यानी जिसको आप मेड़बंदी कह सकते हो, मेड़ के रूप में खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारी अपवाह द्रोणी हो जाती है। द्रोणी का अर्थ होता है उभरा हुआ भाग, ये हमारा द्रोणी, ये जो जल विभाजन का कार्य करता है, ये हमारा अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, और इसके बीच से ये देखिए अपवाह यानी बहने का जो मार्ग होता है वही अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक, या इसको आप जल विभाजक भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर देखिए जल विभाजक कोई भी ऊंचाई वाला भाग जैसे पर्वत अथवा उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से विभाजित करता है। इस प्रकार के उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। अभी मैंने बताया है दो पड़ोसी नदियों के बीच का भाग, यानी जैसे ये नदी हो गई और ये नदी, तो इन दो पड़ोसी नदियों के बीच का ये जो उभरा हुआ भाग होता है या अपवाह द्रोणी या जल विभाजक केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आई बात। उसके बाद में भारत में अपवाह तंत्र। तो देखिए यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ने वाला वीडियो, इसलिए मैंने इसको छोटा सा बनाया है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप लोग समझ में आए। तो भारत में अपवाह तंत्र क्या है? तो भारत के अपवाह तंत्र के नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है, या कह सकते हैं आप भारत में, यहाँ पर में हो जाएगा बच्चों। तो भारत में अपवाह तंत्र के नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इसी आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो भारत में जो नदियों का बहने का तंत्र है वह मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा मतलब कि नदियों का जो बहने का क्रम होता है वो वहाँ की भौगोलिक आकृति, यानी जो वहाँ की भूमि की आकृति होती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उसके बहने का ढंग दूसरा होता है और समतल भागों में बहने की प्रक्रिया दूसरी होती है। तो इसलिए कहा गया कि भारत में अपवाह तंत्र के बहने नियंत्रण पर मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इसी आधार पर भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यानी भारत की भौतिक आकृतियों या भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं? जिनका उद्गम स्थल हिमालय से होता है, वे हिमालय से बहती हुई आकर अंत में समतल भूमि पर बहती हुई कह सकते हैं आप बीच में, यानी हिमालय से बहती हुई गार्ज का निर्माण करती हैं तथा वहां से आकर के समतल भूमि पर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो वो हिमालयी नदियाँ होती हैं। दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आप देखते हैं सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर देश के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। देश के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 हिमालय, दूसरा प्रायद्वीपीय। ठीक, तो ये दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। जो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ हैं। तो बारहमासी नदियाँ क्यों हैं? यानी वे 12 मास, अर्थात बारहमासी का अर्थ होता है जिसमें वर्ष के 12 महीने जो जल से भरी रहती हैं। तो और वो सबसे बड़ी बात सोचने की है कि वर्ष भर वो, यानी अधिकांश नदियाँ तो सूख जाती हैं, किंतु जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो वर्ष भर जल से भरी क्यों रहती हैं? क्यों? क्योंकि इनमें वर्षा के अलावा, यानी इनमें वर्षा का, हिमालयी नदियाँ जो होती हैं उसमें वर्षा का तो जल आता है, वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों पर पिघलने वाले, यानी ऊंचे पर्वतों पर जो हिमखंड होते हैं, बड़े बड़े या बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उनके पिघलने से भी, यानी इनके पिघलने से भी इनमें जल आता रहता है। यानी वो हिमखंड पिघलते रहते हैं और उनका जल बह कर इन नदियों में आता रहता है, जिसके कारण ये वर्ष भर लगातार, यानी वर्ष के 12 महीने जल से भरी रहती हैं। इसलिए इन्हें बारहमासी नदियाँ या हिमालयी नदियाँ कहते हैं। समझ में आई बात? फिर आगे
इसलिए इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु पर्वतीय उत्तरी भाग से निकलती हैं। यानी हिमालय की से बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? एक ब्रह्मपुत्र, जिसको दिहांग या सपांगों के नाम से आप जानते हैं, और दूसरा है सिंधु नदी। ये दोनों उत्तरी भाग से यानी पर्वतीय उत्तरी भाग यानी ऊपर से निकलती हैं, और इनमें वर्षा का जल के साथ साथ हिमखंडों का जल भी, यानी बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं वो भी पिघलकर उनका जल भी आता रहता है। इसलिए ये दोनों वर्ष भर जल से भरी हुई रहती हैं। अब आगे देखिए गार्ज क्या है। देखिए इसके लिए भी मैंने एक काल्पनिक चित्र बना रखा है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं गार्ज क्या है। तो हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा पर्वतों को काट कर जो मार्ग बनाया जाता है उसे गार्ज कहते हैं। यानी हिमालय से बहने वाली जो नदियों द्वारा पर्वतों को काट कर जो मार्ग बनाया जाता है उसे गार्ज कहते हैं। तो हिमालय से बहने वाली नदियाँ, इसके लिए देखिए आप, मैं पुस्तक का सहारा ले रहा हूँ आपके पास। देखिए जो हिमालयी क्षेत्र होता है हमारा बच्चों, देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा, ये कह सकते हैं ये हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़, और ये देखिए इधर भी पहाड़ है। इनके बीच से यानी नदियाँ जब पहाड़ों से हिमालय से आती हैं तो अपने साथ बालू के छोटे छोटे कण, कंकड़, पत्थर और सिल्ट लेकर आती हैं, और उनसे ढाल से ऊपर से बहने के कारण उनकी गति बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण वे जहाँ पर चट्टान को मुलायम पाती है वहीं पर काट कर जल यानी काट कर दो भागों में उस पहाड़ को विभाजित कर देती हैं, और उसके बीच से जो मार्ग यानी नदी जो होती है वो अपना मार्ग बना लेती है, अर्थात उसके बीच से जल बहने का मार्ग बन जाता है और वो समतल भूमि पर फिर बहने लगता है। तो इस जो पहाड़ों के कटाव होते हैं, यानी इधर भी पहाड़ इधर पहाड़, इसके बीच का जो मार्ग है नदियों का, नदी द्वारा जो काट कर बनाया गया मार्ग है उसे हम गार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी ये भाग और ये भाग पहाड़, यानी ये पहले कभी पहाड़ था किंतु नदी अपनी तीव्र गति से बहती हुई आती है, अपने साथ बालू और सिल्ट इत्यादि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आती है, और जहाँ पर ये चट्टान कमज़ोर होती है वहीं पर काट कर ये अपना मार्ग बना लेती है और समतल भूमि पर बहने लगती है। तो इस कटे हुए भाग के बीच में जो मार्ग होता है यही हमारा गार्ज कहलाता है। अब समझ में आई बात? इसी तरह मैंने अभी बताया था जल विभाजक केंद्र। तो जल विभाजक केंद्र में देख सकते हैं आप कि ये जो देखिए जल विभाजक का केंद्र, यहाँ पर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, यानी हिमालय से निकलती हुई, और इनके बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है यहाँ पर समतल भूमि पर आकर देखिए अनेकों भागों में बढ़ जाती हैं, और ये जो छोटे छोटे बीच में जल विभाजक केंद्र बन जाते हैं ये हमारे डेल्टा कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए सर्पाकार नदी बहती है। उसके बाद में ये जो जल विभाजक केंद्र, दो नदियों के बीच का जो जल विभाजक केंद्र होता है, जिसको खेतों के आधार पर हम उदाहरण के माध्यम से बता चुके हैं कि ये मेड़बंदी कहलाता है। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इनके बीच से नदियाँ बहती हैं अपना मार्ग बना करके, तो ये हमारा अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, नदियों के बहने यानी विभाजन का केंद्र या अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा पर्वतों को काटकर जो मार्ग बनाया जाता है उसे गार्ज कहते हैं। ये नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू सिल्ट लेकर अपर्दन क्रिया करती हुई चलती हैं, और ये नदियां निचले और मध्य भागों में गोखुर झील, विसर्प एवं अपने बाढ़ वाले मैदानों में अनेक निक्षेपण आकृतियाँ बनाती हैं। इनके द्वारा डेल्टा का भी निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा पर्वतों को काटकर गार्ज का मार्ग बनाया जाता है। अभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया, चित्र के माध्यम से भी उसे गार्ज कहते हैं। ये नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू सिल्ट लेकर के अपर्दन क्रिया करती हुई चलती हैं, और ये नदियाँ निचले भागों में जब पहुँचती हैं तो ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं, फिर विसर्प के आकार में बनती हैं एवं अपने बाढ़ वाले मैदानों में अनेक निक्षेपण आकृतियाँ जिसे डेल्टा कहते हैं वो बनाती हैं, तथा इनके द्वारा अनेक प्रकार की डेल्टाओं का निर्माण भी किया जाता है। तो इसको भी हम सचित्र यानी चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र होता है हमारा, देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से निकलने के कारण नदी के स्रोत क्या है? हिमालय। यानी अभी मैंने बताया ब्रह्मपुत्र और जो हमारी सिंधु नदी है वो हिमालय से निकली हैं। तो हिमालय से निकल करके वे ऊपरी भाग यानी जो हिमालय का ऊपरी भाग है, यहाँ नदी का स्रोत होता है, यहाँ से जब निकलती हैं तो हिमालयी भाग जो कि मैंने बताया अपवाह द्रोणी के रूप में यानी ऊंचा नीचा कहीं कहीं पर होता है, तो इसमें अपवाह द्रोणी के रूप में बहती हुई आती है तीव्र गति से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ढलान होती है। ढलान होने के कारण ये बहुत तीव्र गति से अपने साथ मार्ग में पड़ने वाले कंकड़ पत्थर तथा बालू सिल्ट आदि को लेकर चलती हैं। और ये जहाँ पर उभरा हुआ भाग होता है, जहाँ पर यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे कहीं पर उठा हुआ भाग होता है तो वहाँ पर ये झरने के रूप में गिरने लगती हैं, यानी जहाँ
जल एकत्र हो जाता है, एकत्र होने के बाद जल भर जाता है, तो वहाँ से यानी जहाँ अवरोध उत्पन्न हो जाता है उनकी धारा में, वहाँ से वो उसके ऊपर से बहने लगती हैं, तो वहाँ पर एक झरना, जल प्रपात यानी झरना बन जाता है। उसके यानी बहने के बाद वे जब पहाड़ी यानी कह सकते हैं आप छोटी छोटी पहाड़ियों के यानी मध्य भाग में प्रवेश करती हैं हिमालय के, तो वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जिसके कारण वे पहाड़ियों में सर्पाकार, विसर्प आकार यानी सांप के आकार में परिवर्तित हो जाती है। यानी नदी जो होती है बहने का क्रम जो उसका होता है वह सांप के आकार का हो जाता है। आप कह सकते हैं कि बहती हुई इधर से आती है और जिधर अपना मार्ग पाती है, आसान मार्ग, उधर ही बहती हुई चली जाती है। इस प्रकार इसका आकार जो मध्य क्रम में होता है हिमालय में वो सर्पाकार हो जाता है। ठीक है, यह विसर्प के आकार की हो जाती है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। उसके यानी वहाँ से बढ़ करके जब यह निचले भाग में प्रवेश करती है तो बाढ़ी तल आ जाता है। यहाँ समतल भूमि इसको मिल जाती है और समतल भूमि पर कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन मिल जाती है, यानी ऊंचा क्षेत्र या नीचा क्षेत्र मिल जाता है, जिसके कारण यह वहाँ से बहकर आती है और यहाँ पर कई उभरा हुआ स्थान दे करके या अन्य क्षेत्रों में मुड़ती हुई, कई क्षेत्रों में जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी जो नदियाँ, नहरें होती हैं वो एक ही स्थान पर कई बार घूम घूम कर निकलती हैं। तो इसे हम जब ये घूम घूम निकलती हैं तो ये देखिए गोखुर आकार का बन जाता है, यानी गाय के खुर के आकार का ये चित्र बन जाता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद में जब यह निचले भाग में प्रवेश करके गोखुर झील का निर्माण करती हुई जब एकदम समतल भूमि पर आ जाती है, यानी भारत के उत्तरी भाग में आ जाती है समतल भूमि पर, तब यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। और इन धाराओं में विभाजित होने के कारण जहाँ कहीं भी ऊंचा स्थान पड़ता है यानी समतल भूमि पर, तो वहाँ ये अपने साथ लाई हुई सिल्ट जो होती है, बालू, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तथा मिट्टी, वो अवरोध जहाँ उत्पन्न हो जाता है इनकी धारा में, यानी रुकाव उत्पन्न हो जाता है या कोई मार्ग में जाम लग जाता है, फंस जाता है, वहाँ पर वो सब अपने साथ लाई गई मिट्टी, कंकड़ पत्थर और सिल्ट एकत्र कर देते हैं, जिससे यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यानी जहाँ से दो धाराएँ कह सकते हैं आप, दो धाराएँ विभाजित हो जाती हैं, तो उसके बीच में जो ये जल विभाजक केंद्र होता है, ये तो यहाँ पर देखा होगा आपने नहरों के बीच में जो पुल बने होते हैं, तो पुल के जो खंभे होते हैं उनके पास जब अवरोध जल का रुक जाता है यानी अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर मिट्टी बहुत सी जमती हुई चली जाती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों यहीं पर हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं, और यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे इस तरह की अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।